देखो पहले हिंदी ऐसे है निबंध बोध एसपी का। देखिए इसमें संपादकीय पर देखिए क्या है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना, बहुत अच्छी बात कहा गया है। देखिए कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना, यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन है। यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन है। व्यक्तित्व का प्रकाश इसी तत्व को ध्यान रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक में सही प्रकार के निबंधों का समावेश किया गया है। हमारे पाठकों द्वारा निबंध बोध पुस्तक की अपार प्रशंसा ने हमें इस महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ पर जो इसमें देखिए निबंध बोध पुस्तक का यह हमारे पाठकों निबंध बोध पुस्तक की अपार प्रशंसा ने हमें नवीन संस्करण को लाने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। निबंध बोध पुस्तक का यह पूर्णतः संशोधित संस्करण एक नवीन आकार में पेश किया गया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक एवं अन्य निबंधों के अतिरिक्त ज्वलंत एवं सामयिक निबंधों को भी शामिल किया गया है, जिससे पाठक को विविध विषयों के साथ साथ सामयिक विषयों पर भी निबंध लिखने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। निबंध लिखने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों एवं पाठकों को विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन में सहायता करने, विद्यार्थियों एवं पाठकों को विभिन्न विषयों पर निबंध लेखन में सहायता करने और उसे प्रभावी बनाने के संदर्भ में पुस्तक में विभिन्न महापुरुषों एवं ग्रंथों के कथनों एवं उक्तियों का उल्लेख प्रमुख उद्धरण नामक खंड में किया गया है। हम आशा करते हैं कि पुस्तक के विगत संस्करणों की भांति ही यह संस्करण भी विद्यार्थियों एवं पाठकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। किसी भी पुस्तक की श्रेष्ठता उसकी अनवरत परिशुद्धता एवं परिमार्जन में है, जिसके लिए सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों का हम स्वागत करते हैं। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए इसमें जो आपको कहा गया सबसे पहली चीज़ आपको वो है कि देखिए प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखिए निबंध एक परिचय की बात करते हैं। अपनी छोटी परंपरा के बावजूद निबंध अपनी संपन्नता और विविधता में सलाह दिया है। समाज से संबंधित सभी विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं और इसलिए इसमें शिल्पगत विविधता, शक्ति, संपन्नता मिलती है। निबंध गद्य की देखिए निबंध गद्य की सर्वाधिक संपन्न विधा है और इसमें भाषा का मानकता प्रांजल रूप सामने आता है। निबंध के विषय में लिखने का अभिप्राय ना तो इसकी परिभाषा बतानी है, ना इसका इतिहास बताना है और ना ही इसकी शब्द निष्पत्ति को विश्लेषित करना ही है, अपितु इसके विस्तृत क्षेत्र को उल्लेखित करना है। निबंध तो अपने खुलेपन के कारण किसी भी परिभाषा से परे है। वस्तु तो यही देखा जाए तो परिभाषा किसी भी विधा को शासित और नियंत्रित नहीं करती। निबंध अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण अनेक दिशाओं में व्याप्त है। यह एक समृद्ध साहित्यिक विधा है और संप्रेषण का उत्कृष्ट साधन है। निबंध अंग्रेजी साहित्य में देखिए निबंध अंग्रेजी साहित्य से हिंदी जगत में आई नवीन साहित्यिक विधा है। निबंध को अंग्रेजी शब्द ऐसे का अनुवाद माना जाता है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एस से हुई, जिसका अर्थ है प्रयास करना या गद्य में छोटी रचना। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1580 में मानतेन द्वारा अपनी छोटी रचनाओं के लिए किया गया। मानतेन को आधुनिक निबंध का जनक माना जाता है। उनके विचार में निबंध लेखक के व्यक्तिगत विचार, उद्धरणों, कथाओं का मिश्रण है जो दूसरों तक संप्रेषित किए जाते हैं। अर्थात निबंध लेखक के अपने व्यक्तित्व तथा विचारों का प्रक्षेपण है। इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड कर्नसाई डिक्शनरी के अनुसार निबंध किसी विषय पर आधारित यहाँ देखिए एक खास बात जो कहा, इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड कर्नसाई डिक्शनरी के अनुसार निबंध किसी विषय पर आधारित एक ऐसी साहित्यिक रचना है जो आकार में लघु तथा गद्य में रची जाती है। एक निबंध प्राय कुछ पृष्ठों का होता है, लेकिन इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। एक परीक्षा में हालांकि प्राय शब्द सीमा दी जाती है, यदि नहीं दी गई है तो समय सीमा इसकी लंबाई को सुनिश्चित करती है। 3 घंटे की समय सीमा की स्थिति में आपसे लगभग 2000 या 25 शब्दों का निबंध लिखने की आशा की जाती है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध को शामिल करने का उद्देश्य अभ्यर्थी की भाषिक क्षमता के साथ साथ उसकी वैचारिक दृष्टि तथा मानसिक प्रवृत्ति को परखना है। यही बात अभ्यर्थी को निबंध लेखन के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है कि विषय कोई भी हो, आपके पास कितने भी तथ्य क्यों ना हो, कितना ही ज्ञान भले क्यों ना हो, परंतु व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अच्छा निबंध लिखना अत्यंत दुष्कर कार्य है।
अभ्यर्थी को निबंध प्रबंध तथा लेख में भी स्पष्ट अंतर्ज्ञात होना चाहिए। परीक्षक को पर्याप्त अनुभव तथा ज्ञान होता है और वह भली भांति निबंध प्रबंध तथा लेख में उपस्थित अंतर को जानता है, इसलिए अभ्यर्थी के लिए भी इसे समझना आवश्यक है। प्रबंध में लेखक विषय संबंधी ज्ञान चातुर्य को सूक्ष्म विवेचन के आधार पर विशिष्ट भाषा शैली के माध्यम से प्रस्तुत करता है। लेखक के अदृश्य रहने से उसके व्यक्तित्व का समावेश प्रबंध में नहीं होता तथा आकार की दृष्टि से भी यह निबंध से कई गुना हो सकता है, जबकि निबंध में लेखक के निजी विचार तथा हृदयानुभूति को लघु आकार होने पर भी पूरा स्थान मिलता है। प्रबंध में पुस्तकीय ज्ञान का महत्व अधिक होता है और निबंध में हार्दिकता तथा विचार का समन्वय होता है। प्रबंध और निबंध की भाषा शैली में भी बहुत अंतर होता है। प्रबंध की भाषा तथा रचना से विविधतापूर्ण, यहाँ तक कि कभी कभी परिभाषिक शब्दावली जैसे सूक्ष्म तथा धीर गंभीर होती है और निबंध की भाषा और शैली मनोरम सुगम तथा सरस होती है। इसी प्रकार एक आर्टिकल निबंध की तुलना में भावगत विशेषताओं के आधार पर प्रबंध के अधिक निकट होता है। लेख सूचना प्रधान होता है, जिसमें तथ्यों की महत्ता दूसरी विधाओं की तुलना में अधिक होती है। लेख में विषय के व्यक्तित्व की छाप भी रहती है, लेकिन निबंध की तुलना में बेहद कम, क्योंकि लेख में सूचना का तत्व प्रभावी हो जाता है और निबंध में लेखक की आत्मविभक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। देखिए, निबंध को संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों की मुख्य परीक्षाओं में एक विषय के रूप में स्थापित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में जब से निबंध को विषय के रूप में स्थापित किया गया है, तब से परीक्षा की उत्तीर्णता में इसकी अहम भूमिका हो गई है। निबंध के 250 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें दो खंड को और खंड ख के अंतर्गत प्रत्येक एक निबंध करना होता है और प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा 1000 से 1200 के बीच होनी चाहिए। देखिए, यदि इसमें सम्यक विषय का चयन कर शिल्प एवं कथ दोनों की संपुष्ट अभिव्यक्ति की जाए तो अधिकाधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक एक अंक कितने मायने रखते हैं, यह तो इसके अभ्यर्थी अच्छी तरह से जानते ही हैं। अब आगे हम देखिए जो खास बात कहा गया, देखिए निबंध के जो प्रकार उसको जानने पड़ेगा। देखिए, प्राकृतिक आधार पर विद्वान निबंध के मुख्य चार प्रकार मानते हैं। प्राकृतिक आधार पर विद्वान निबंध के मुख्य चार प्रकार मानते हैं। वर्णनात्मक निबंध होता है, वर्णनात्मक निबंध उस पर का पहला। दूसरा आपको भावात्मक निबंध होता है। तीसरा आपको व्याख्यात्मक निबंध होता है और चौथा आपको विचारात्मक निबंध होता है। अब देखिए, वर्णनात्मक निबंध क्या होता है। वर्णनात्मक निबंध क्या, देखिए वर्णनात्मक किसी घटना, वस्तु एवं देश का सजीव वर्णन रोचक तरीके से क्या है, उसी को वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। वर्णनात्मक निबंध में देखिए वर्णनात्मक निबंध क्या, किसी घटना, वस्तु या दृश्य का सजीव वर्णन रोचक तरीके से क्या है, उसी वर्णनात्मक निबंध बोलते हैं। भावात्मक क्या, देखिए क्या कि कल्पना प्रधान चिंतन मनन से हटकर जीवन में राग और भावना का संचार करने और विषय को भावात्मक निबंधियों की श्रेणी में रखा जाता है। व्याख्यात्मक निबंध किसे कहते हैं, किसी विषय जैसे ऐतिहासिक, पौराणिक तथा जीवनियाँ आदि संबंधित कहानी कथा का रोचक वर्णन इसके अंतर्गत आते, उसी को व्याख्यात्मक कहते हैं। विचारात्मक क्या होता है, देखिए मनोवैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं विषय संबंधी जैसे अर्थशास्त्र आदि से संबंधित सिद्धांत विचार सूत्र के इसके अंतर्गत आते हैं। चिंतन मनन, देखिए चिंतन मनन अनुभव तथा तर्क के आधार पर विचारात्मक निबंधों का सृजन होता है। विभिन्न प्रकार के निबंधों में विचारात्मक निबंधों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि केवल विचारात्मक निबंधों में ही लेखक को अपने भावों तथा भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति करने का पूरा स्थान और अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सामान्यतः विचारात्मक निबंध को अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। यद्यपि भावात्मक निबंध की अपनी विशेष महत्ता है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कोई भी निबंध का विचारात्मक एवं भावात्मक में से किसी भी तत्व की अवहेलना कर निबंध का नहीं कर सकता। विचारों और भावों की यथोचित विचारों और भावों की यथोचित युति से ही उत्तम श्रेणी की निबंधों की रचना होती है। परीक्षार्थियों से निबंध के संदर्भ में जो अपेक्षाएं रखी जाती है उन्हें निम्न बिंदुओं के आलोक में परखा जा सकता है। पहला, विषय का चयन। दूसरा, विचारों की क्रमबद्धता। तीसरा, विषय से निकटता। चौथा, संक्षिप्तता। पाँचवां, प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति की सटीकता। छठा, भाषागत शुद्धि। सातवां, कथ्य एवं शिल्प का सुंदर समायोजन।
देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि निबंध का प्रारूप आपको देखिए निबंध का प्रारूप को जो हम देखने बात कीजिए जो निबंध का प्रारूप आपको देखिए निबंध लेखन की दृष्टि से निबंध का प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। निबंध लेखन की दृष्टि से निबंध का प्रारूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः निबंध के 3 भागों, पहला भूमिका या विषय निरूपण, दूसरा कथ्य या वाक्य कथ्य या कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग, कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग, तीसरा निष्कर्ष या उपसंहार में रखा जाता है। इसका देखिए क्या भूमिका है कि आपको भूमिका या विषय निरूपण की बात करते हैं। भूमिका या विषय निरूपण की बात यहाँ पर करते हैं। इसमें अभ्यर्थी को विषय संबंधी अपने विचार तथा अपने दृष्टिकोण का परिचय देना चाहिए। विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी अभ्यर्थियों को भूमिका खंड देना चाहिए। भूमिका लिखते समय ध्यान रखना अपरिहार्य है कि भूमिका विषय से सीधा जुड़ा होना चाहिए और विचारों को संयोजित होना चाहिए, क्योंकि गोल मोल और अनावश्यक बातों भूमिका में लिखने से एक और विषय से संबंध टूटेगा, वहीं दूसरी ओर विचार क्रम टूटने से वहीं दूसरी ओर विचार क्रम टूटने से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग, कथ्य या व्याख्या या मुख्य भाग देखिए विचारों का विशेषणता औचित्यपूर्ण क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण इस खंड की पहचान है। अभ्यर्थियों को इस खंड विषय का विवेचन तथा विस्तार करना होता है। विषय संबंधी आपके ज्ञान के परीक्षण के इस भाग को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की क्रमबद्धता इस खंड में अंक प्राप्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस खंड निबंध की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार विषय का समर्थन, खंडन, पक्ष विपक्ष, महत्व, लाभ, हानि तथा विषय का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का समग्र विवेचन होना चाहिए। अब एक निष्कर्ष या उपसंहार की बात की, अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यदि वह सही निष्कर्ष नहीं लिख पाता और परीक्षक पर अंत तक सकारात्मक प्रभाव बनाए नहीं रख पाता तो अच्छे अंक की प्राप्ति की संभावना कम हो जाती है। वस्तुतः अभ्यर्थी को इसे समुचित महत्व देना चाहिए। अभ्यर्थी ने चाहे भूमिका या विषय विवेचन कितना अच्छा क्या हो, पर निष्कर्ष गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी किसी भी परिस्थिति में अवहेलना नहीं की जा सकती। निष्कर्ष में अभ्यर्थी द्वारा ऊपरी लिखित बातों को संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। ध्यातव्य है कि निष्कर्ष में विचारों को दोहराया जाता है, शब्दों को नहीं। निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि परीक्षक को यह अनुभूति हो कि इस विषय पर इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता। बहुत अच्छी बात कहा गया। निबंध की समाप्ति किसी ऐसे सूत्रवाक्य, उद्धरण या काव्य पंक्तियों से की जा सकती है जो निबंध में प्रस्तुत विचारों का सटीक पोषण करने के साथ साथ निबंध के सौंदर्य में भी वृद्धि करे। अब आगे हमें कहा गया क्या निबंध लेखन की शैली जो कहा गया उसको देखिए। निबंध लेखन की जो शैली है उसको देखिए। देखिए निबंध लेखन के परिमार्जित भाव के साथ परिष्कृत भाषा की भी आवश्यकता होती है। वस्तुतः शैली भाव और भाषा के इसी सकारात्मक मिश्रण का ही नाम है। विषयों का भाव का उचित समाहार कर विषय को संप्रेषणीय भाषा के माध्यम से सुस्पष्ट, सुनियोजित, सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करना ही शैली कहलाता है। प्रत्येक लेखक की शैली अलग होती है क्योंकि सभी व्यक्तियों के भाव का विचार एक समान नहीं हो सकते। इससे शैली की विभिन्नता स्वाभाविक है। शैली को भाषा, भाव तथा विचार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शैली को भाषा, भाव तथा विचार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भाषा के आधार पर शैली को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला समास शैली, दूसरा व्यास शैली और तीसरा प्रसाद शैली, चौथा विक्षेप शैली और पांचवा प्रलाप शैली। देखिए निबंध लेखन में प्राय समास शैली, व्यास शैली और प्रसाद शैली का ही प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए क्या कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध पत्र में जिन विषयों का समाकलन होता है वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, कल्पना आदि विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। जब विभिन्न विकल्पों में से किसी एक पर निबंध लिखने की सुविधा मिली रहती है तब परीक्षार्थियों को चाहिए कि ये अपने मनोनुकूल विषय का चयन करें, क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि परीक्षार्थी हमेशा अपने मन में ऐसा विचार पारे रहते हैं कि अमुक विषय बिल्कुल बेकार है अथवा अमुक विषय पर निबंध लिखने से अधिक अंक प्राप्त नहीं होंगे। पूर्व धारणा के आधार पर निबंध लिखना हमेशा घातक सिद्ध होता है। निबंध लिखते समय छात्रों को अपनी रुचि का विषय ही चुनना चाहिए और विषय का चयन करते समय इस बात पर सर्वाधिक बल देना चाहिए कि दिए गए विषय में से किस विषय पर वह सबसे अच्छा लिख सकते हैं। देखिए विषय का चयन करने के बाद उसे संबंध सभी पक्षों को अपने अनुसार एक सुंदर क्रम देना चाहिए और सभी पक्षों को अपने विचारों के माध्यम से संप्रेषित करना चाहिए। विचारों क्रम अधिक टूटा तो संपूर्ण निबंध ही निरस हो जाएगा। परीक्षक की नज़रों में यदि विचारों क्रमबद्धता नहीं बनी रही तो संभव है वह परीक्षक वह संपूर्ण निबंध को पढ़े ही नहीं। अच्छे विचारों को होते हुए क्रमबद्धता
गुणवत्ता के अभाव में वह प्रभावी नहीं हो पाएगा। इस संदर्भ में एक और प्रमुख बात ध्यातव्य है कि तथ्यों, विचारों एवं संप्रेषण की सामंजस्यता। देखिए, तथ्यों, विचारों, संप्रेषणों के बीच सामंजस्यता एक अच्छे निबंध के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। परीक्षा की दृष्टि से निबंध लेखन हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदु देखिए। निबंध लिखते समय भावनात्मक में न खोकर विषय से निकटता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। विषय से अंतरित होने पर न तो क्रमबद्धता को कायम रख पाना संभव और न ही संक्षिप्त शब्दों में निबंध को लिख पाना। विषय से अधिक थोड़ी सी भी दूरी बनती है तो निबंध अनावश्यक विस्तार प्राप्त कर लेता है। प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति को देखिए। प्रभावशीलता एवं अभिव्यक्ति की सटीकता अधिक अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। विषय के विवेचन के क्रम में अपनी अभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण। देखिए, विषय के विवेचन के क्रम में अपनी अभिव्यक्ति को तर्कपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए विविध विषयों में अभिरुचि एवं उनकी गहन जानकारी आवश्यक होती है। यहाँ पे देखिए क्या आवश्यक होती है। देखिए यहाँ पे जो इसके लिए विविध विषयों में अभिरुचि एवं उनकी गहन जानकारी आवश्यक होती है। निबंध को सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षक बनाने के लिए भाषागत शुद्धि पर ध्यान रखना चाहिए। मात्रा दोष, पुनरुक्ति दोष, अतिशयोक्ति दोष आदि मिलकर संपूर्ण निबंध को पूर्ण बना देते हैं। कथ्य के साथ साथ शिल्प का सुंदर समायोजन होने पर विषय पर अच्छी पकड़ प्रकट होती है। लक्ष्य किसी भी साहित्यिक विधा का शरीर होता है, देखिए, और शिल्प उसका आभूषण। जब शरीर सुअष्ठु हो और उससे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाया जाए तब वो अत्यधिक सुंदर प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार कथ्य के साथ साथ शिल्प भी अच्छा हो तभी निबंध अत्यधिक सरस एवं सुंदर प्रतीत होता है। देखिए प्राय ऐसा देखा जाता है कि निबंध लिखते समय परीक्षार्थी अधिकाधिक उदाहरणों को समाविष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि निबंध उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरणों का उपयोग विषय के अनुकूल करना चाहिए। ज़्यादा उदाहरणों एवं दूसरे विचारों को उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। ज़्यादा उदाहरणों मतलब कोटेशन जिसे बोलते हैं, उदाहरणों एवं दूसरे विचारों को उपयोग करने से हमेशा बचना चाहिए। पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है कि परीक्षार्थी अपने विचारों को लिखे, दूसरे विचारों को भी लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी दूसरे विचारों को अपने विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया था। लेकिन कभी कभी दूसरे के विचारों को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अभ्यर्थी को निबंध लिखते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार तार्किक एवं सुसंगत हो। देखिए, तार्किक एवं सुसंगत हो। विषय से जुड़ी हुई मान्यताओं का वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार हो। कार्य कारण संबंध, तर्क, उपयोगिता तथा औचित्य इत्यादि विचारों का विवेचन किया जाना चाहिए। निबंध लेखन विषय से देखिए, निबंध लेखन में विषय संबंधित बिखरे विचारों का किसी न किसी आधार पर प्रयोग, संयोजन, विश्लेषण और वर्गीकरण अंत में निष्कर्ष लिखा जाना चाहिए। देखिए, निबंध लिखते समय अभ्यर्थी को अपने विचार, विश्लेषण और प्रस्तुति की शैली को मौलिक रखना चाहिए। परीक्षक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए निबंध को हट कर लिखा जाना आवश्यक है और ऐसा केवल मौलिकता के बल पर ही किया जा सकता है। अच्छी निबंध की पहचान होती है कि उसमें विषय से संबंधित प्रत्येक छोटी महत्वपूर्ण बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छी निबंध की पहचान होती है कि उसमें विषय से संबंधित प्रत्येक छोटी से छोटी महत्वपूर्ण बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रबुद्धजन होने के नाते अभ्यर्थी का यह दायित्व बनता है कि समाज, देश और यहाँ तक वैश्विक स्तर पर किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार के शोषण एवं अन्याय के रोष के विरुद्ध नियंत्रित शब्दों में अभिव्यक्ति उसके निबंध में होनी चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा गया जीवन की भांति, देखिए यहाँ पर क्या जीवन की भांति निबंध लेखन में जीवन की भांति निबंध लेखन में भी सकारात्मकता एवं समन्वयवादी दृष्टि होनी चाहिए। अभ्यर्थी को निबंध लेखन में ध्यान रखना चाहिए। अभ्यर्थी को निबंध लेखन में ध्यान रखना चाहिए कि उसके चिंतन बिंदुओं में लोकतंत्र, लोकवादिता, लोकहित, लोक परिष्कार, सामाजिक समता एवं समरसता, शांति, सत्य, अहिंसा इत्यादि प्रवृत्तियों को उचित स्थान मिले। निबंध लिखते समय अभ्यर्थी को व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध लिखते समय अभ्यर्थियों को व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। वह एक और भावना में बहकर न लिखे, वहीं दूसरी ओर आमूल परिवर्तन या किसी असंभावित विचार के प्रदर्शन से भी बचे। निबंध लिखते समय अभ्यर्थी को व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। वह एक और भावना में बहकर न लिखे, वहीं दूसरी ओर आमूल परिवर्तन या किसी असंभाव्य विचार के प्रदर्शन से बचे। ठीक उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी को निबंध लेखन के समय विषय वस्तु का विस्तार, विषय 21 क्रम करके यहाँ पर कुछ कहा गया।
उल्लेखनीय है कि देखिए उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों को निबंध लेखन के समय विषय वस्तु का विस्तार किस क्रम में करना है, यह इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंधों के अध्ययन एवं अवलोकन के समझ में आ जाएगा। देखिए उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों को निबंध लेखन के समय विषय वस्तु का विस्तार किस क्रम में करना है, यह इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंधों का अध्ययन एवं अवलोकन से समझ में आ जाएगा। फिर आपको आगे देखिए राजनीतिक निबंध की बात यहाँ पर की गई है। देखिए आपको राजनीतिक निबंध के प्रतिरोधों के सम्मान की प्रतिध्वनि है प्रजातंत्र। प्रतिरोधों के सम्मान की आपसे यहाँ देखिए निबंध शुरू होना तय हो गया। देखिए निबंध यहाँ से शुरू हो गया। इसमें जो कहा गया प्रतिरोधों के सम्मान की प्रतिध्वनि है प्रजातंत्र। प्रतिरोधों के सम्मान की प्रतिध्वनि है प्रजातंत्र। देखिए प्रजातंत्र को प्रकृति या विभिन्न प्रकार के मतवाद पाए जाते हैं और इनके क्रियान्वयन से ही प्रतिरोध पैदा होते हैं। प्रजातंत्र देखिए यहाँ पर प्रजातंत्र में प्रकृति या विभिन्न प्रकार के मतवाद पाए जाते हैं और इनके क्रियान्वयन से ही प्रतिरोध पैदा होते हैं। दूसरा, अल्पसंख्यकों का मत अनिवार्य रूप से विचारणीय है, भले ही निर्णय प्रजातंत्र में बहुसंख्यक होता है। इसमें देखिए विस्तार बिंदु जो हमें करना है, प्रजातंत्र में प्रकृति या विभिन्न प्रकार के मतवाद पाए जाते हैं और इनके क्रियान्वयन से ही प्रतिरोध पैदा होते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या अल्पसंख्यकों का मत अनिवार्य रूप से विचारणीय है, भले ही निर्णय प्रजातंत्र में बहुसंख्यक द्वारा होता हो। तीसरा देखिए क्या कि प्रतिरोधों का एक सकारात्मक पहलू भी है और ये गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। चौथा, प्रतिरोधों का दमन खतरनाक है। पांचवा, अतिवादी गतिरोध। देखिए अतिवादी गतिरोध प्रजातंत्र पर हानिकारक हो सकती है, इसलिए कुछ स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण अपेक्षित है। छठा देखिए विस्तार बिंदु का कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिरोध है। और सातवां आपके निष्कर्ष में बिना प्रतिरोध की व्यवस्था प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती। बिना विरोध की व्यवस्था प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती। इसका क्या पर क्या आगे देखिए प्रजातंत्र पद का, देखिए प्रजातंत्र पद का हम जो कहा गया प्रजातंत्र पद का प्रयोग आज जिस राजनीतिक अवधारणा के लिए किया जाता है उस अवधारणा का मूल स्रोत यूनान ग्रीस है। वहाँ उसके लिए परिचित पद या डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है डेमो अर्थात जनता और शासन। यहाँ जनता से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र अथवा कबीले के संपूर्ण जनसंख्या, विशेषकर व्यक्त जनसंख्या। संपूर्ण जनसंख्या एक तरह से देखिए संपूर्ण जनसंख्या एक तरह से व्यक्तिगत इकाइयों का एक संस्थागत रूप ग्रहण करती है। अर्थात प्रजातंत्र में हर एक प्रजा एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकृत होती है। होती है। यह सब विधि तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी प्राकृतिक या भौतिक रूप में से एक से नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। यह सब विधि तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी प्राकृतिक या भौतिक रूप में एक से नहीं हो सकते, क्योंकि शारीरिक बनावट एवं मानसिकता की भिन्नता के साथ साथ सबकी जरूरतें एवं आकांक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती है। स्वाभाविक रूप से उनके दृष्टिकोण, धारणा, विश्वास एवं व्यवहार समान नहीं होते, परंतु फिर भी जनता के द्वारा शासन का सिद्धांत एवं व्यवहार सर्वत्र दृष्टिगत होता है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से उनके दृष्टिकोण, धारणा, विश्वास एवं व्यवहार समान नहीं होते हैं, परंतु फिर भी जनता के द्वारा शासन का सिद्धांत एवं व्यवहार सर्वत्र दृष्टिगत होता है। देखिए अब जो व्यवहारिक रूप में जनता से हमारा अभिप्राय होता है बहुसंख्यक जनता। ऐसे में प्रजातंत्र बहुसंख्यक जो निर्णय लेता है सारी जनसंख्या उसका अनुपालन करती है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि बहुसंख्यक जो चाहे अल्पसंख्यक पर लाद दे, बल्कि प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए संरचनात्मक व्यवस्था कर उनके सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण प्रभाव उत्पादक बनाना होता है। अल्पसंख्यकों की भावना एवं विश्वास का आदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक मुख्य बिंदु है। वैसे इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं में मतांतर पर्याप्त संभावनाएं होती है। देखिए हम जो कहा गया प्रतिरोध को हमेशा निषेधात्मक रूप में ही नहीं लेना चाहिए, अपितु यह वर्तमान व्यवस्था, संस्थाओं या प्रणालियों के बेहतर विकल्प और सुधार एवं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पूर्व सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के विचार एक समय सोवियत संघ के प्रभावी एवं मजबूत समाजवादी तंत्र से अपने मतभेद के कारण प्रकाश में आए और फिर बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकृत भी किए गए। किसी भी स्वस्थ एवं क्रियाशील प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों की भावना का पूरा ध्यान रखा जाता है। भले ही निर्णय लेने वाले बहुसंख्यक को विवाद एवं बहस न सिर्फ वातावरण में ताजगी पैदा करते हैं, विवाद एवं बहस न सिर्फ वातावरण में ताजगी पैदा करते हैं, अपितु समझौते की स्थिति भी लाने में ये सहायक होते हैं।
देखिए यहाँ पे जो कहा गया, यदि असहमति, देखिए यदि असहमतियों के सकारात्मक पहलू का देखिए यहाँ पे क्या है, यदि असहमतियों के सकारात्मक पहलुओं का दमन कर दिया जाता है तो इसका परिणाम असंतोष एवं क्रोध के रूप में सामने आता है। और इसे कभी कभी स्थापित, यदि असहमतियों के सकारात्मक पहलुओं का दमन कर दिया जाता है तो इसके परिणाम असंतोष एवं क्रोध के रूप में सामने आता है, और इससे कभी कभी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अंततः क्रांति भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर हिंसा, खून खराब और विध्वंस कुछ भी हो सकता है। इससे असहमतियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति आवश्यक है, जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के व्यापक हित में भी है। वैसे देखिए यहाँ पर क्या, वैसे किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, और वैसे किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, और यही बात प्रतिरोधों के साथ भी है, चाहे वह प्रजातंत्र के प्रति हो या किसी अन्य व्यवस्था के प्रति। ऐसे में हमेशा से विरोध की सीमा निर्धारित करने की वकालत की गई है, जो उचित भी है। प्रजातंत्र में नागरिक कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं, जिनमें अर्थोपार्जन, राजनीतिक, धार्मिक आदि किसी भी प्रकार की आस्था, अभिव्यक्ति, संगठन आदि की स्वतंत्रताएं प्रमुख है। परंतु इस प्रकार की व्यक्तिगत अथवा वर्गगत स्वतंत्रताओं का यह अर्थ नहीं है कि इनका प्रयोग दूसरों के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों या सामाजिक राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किया जाए, जैसे फांसीवाद की विरोधी नीति या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रयास के नाम पर छूट दे देना कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है, भले ही कुछ अच्छे खासे लोग इसके पक्ष में क्यों ना खड़े हो जाए। ऐसी असहमतियाँ अपना मानवीय आधार विमुख हो चुकी होती है, क्योंकि प्रजातंत्र जनता के लिए है, और इससे जो भी चीज़ जनता के खिलाफ से चली जाएगी उसका प्रजातांत्रिक आधार ही समाप्त हो जाएगा, और तब उस पर किसी भी प्रकार का विचार अनावश्यक समझा जाएगा। प्रजातंत्र के दुखद पहलुओं में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सुविधाओं का उपभोग सबसे ज़्यादा करते हैं, वे ही अपने हितों के विरुद्ध कुछ भी होने पर व्यवस्था के प्रति सबसे अधिक विरोधी स्वर भी उठाने लगते हैं। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिरोधों के दो स्तर दिखाई पड़ते हैं, अंतर्दलीय और और अंतःदलीय। अंतदलीय असहमतियों मुख्य बात होती है, यद्यपि दल के सभी सदस्य दलीय सिद्धांत और अनुशासन के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, तथापि दल के किसी विशेष सदस्य या गुट को किसी विशेष दलगत निर्णय या नेतृत्व के प्रति आपत्ति होती है। इस विरोध का यथायोचित समाधान या सम्मान नेतृत्व को करना ही पड़ता है। इस विरोध का यथायोचित समाधान या समान नेतृत्व को करना ही पड़ता है, अन्यथा जनता में उसकी छवि स्वेच्छाचालित की हो जाएगी। इसके साथ यहाँ असहमति रखने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी आपत्तियाँ दल के मंच पर ही उठाएं, बाहर नहीं, अन्यथा दल की साख खराब होगी और दलीय अनुशासन भंग होगा। इसी प्रकार प्रजातंत्र में विभिन्न एवं विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों के गठन एवं उनकी सक्रियता की अनुमति है। यदि मजबूत दल कमजोर दल को दबाने लगे तो एक समय ऐसा आएगा जब एक दलीय व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी और साथ तानाशाही भी पैदा हो जाएगी। भारत में जब भी किसी राजनीतिक दल ने असहमतियों की उपेक्षा की है, विरोधों पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वो अंतदलीय हो या अंतदलीय हो, वह दल या तो स्वयं टूट कर बिखर गया है या जनता ने उसे उखाड़ फेंका है। कांग्रेस पार्टी में जो कई बार विभाजन हुआ 1959 में, 1969 में, 1977 में, 1995 में, 1999 में, उनका एकमात्र कारण नेतृत्व का स्वेच्छाचारी हो जाना था और असहमतियों के प्रति ध्यान न देना था। देखिए भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एवं अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के विरोधी विचारों एवं लक्ष्यों के बावजूद अस्तित्व में बने रहना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय प्रजातंत्र में प्रतिरोधों के प्रति स्वस्थ एवं सम्मानजनक दृष्टिकोण पर्याप्त मात्रा में है। प्रजातंत्र में नागरिकों को आजीविका के लिए व्यवसाय एवं अर्थोपार्जन की आज़ादी है और उसके परिणाम से कई प्रकार की व्यवस्था है यहाँ परिचित है। यहाँ भी ढांचागत आर्थिक नीति को लेकर कई प्रकार के मतांतर हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ उदारीकरण का पक्ष ले सकते हैं, कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवादी व्यवस्था का पक्ष ले सकते हैं, जबकि अन्य राष्ट्रीयकरण और समाजवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हो सकते हैं। कम से कम सभी प्रकार के सुझाव एवं परस्पर विरोधी अपेक्षाओं को सुनना और उन पर विचार करना तो सरकार से अपेक्षित होता ही है, भले ही वह उन्हें लागू करने की स्थिति में हो या ना हो। यह विरोधी मतवादों के प्रति सम्मान प्रकट करना ही होता है। जब कोई मंत्री या कार्यालयी प्रवक्ता नीतिगत स्पष्टीकरण देता है अथवा सुझाव के मद्देनजर कोई आश्वासन देता है या नीतिगत परिवर्तन की घोषणा करता है,
प्रजातांत्रिक समाज में कोई वर्ग या समूह अपनी संरचना एवं स्वरूप में बहुसंख्यक से भिन्न हो सकता है, परंतु इस कारण बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक की उस स्थिति में परिवर्तन आदि के हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं प्राप्त हो जाती कि जैसी कि मनुष्य की प्रकृति है। भिन्न पृष्ठभूमि का मानव समूह अपने तरीके से और अपने मूल्यों के साथ रहना चाहता है और उसमें वो अपने को सुविधाजनक स्थिति में पाता है। ऐसे में किसी तरह कथित समतामूलक समाज की व्यवस्था के प्रयास के अंतर्गत उनकी जीवनशैली में हस्तक्षेप नहीं कहीं से भी विधि सम्मत नहीं होगा। क्या केरल या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ मातृसत्तात्मक सामाजिक समूह सत्तात्मक बनने के दबाव डालना उचित होगा? सिर्फ इस आधार पर उनकी व्यवस्था मुख्य धारा के अनुरूप नहीं है। प्रजातंत्र का महत्व ही क्या रह जाएगा यदि कोई एक सामाजिक समूह अपनी सामाजिक मान्यताओं दूसरे समूह पर बदलने की कोशिश करेगा। हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत है जियो और जीने दो। विश्व के लगभग हर भाग में सांस्कृतिक विविधता की स्थिति है और भारत में इसका अपवाद नहीं है। भारत में धार्मिक मान्यता, रीति रिवाज, पहनावे, खान पान, भाषा, नृत्य आदि अनेक चीज़ों में पर्याप्त विविधताएं हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों की संस्कृति अन्य क्षेत्रों के लोगों के अद्भुत या विचित्र अथवा हास्यास्पद भी हो सकती है, परंतु इस कारण किसी प्रकार उपहास प्रजातांत्रिक मूल्यों का अपमान होगा। नागालैंड और मेघालय के नागा और जयंतियों को अपनी संस्कृति से उतना ही या संभवतः अधिक लगाव है जितना शेष भारत के बहुसंख्यक भारतीयों को अपनी संस्कृति से। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा संबंध धर्मों के लिए समान रूप से महत्व रखते हैं। किसी एक की कीमत पर दूसरे का निर्माण या ध्वंस कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। देखिए आप अस्तु प्रजातंत्र में सकारात्मक प्रतिरोधों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, परंतु प्रतिरोधी को भी अपने विचार दूसरों पर आरोपित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयास एक प्रकार की हिंसा है जिससे प्रजातांत्रिक मूल्यों को आघात पहुँचता है। चूँकि प्रजातंत्र में जनता अपनी भावना एवं इच्छाओं को तर्कों के आधार पर स्थापित करती है, इससे स्थापित मानदंडों के साथ साथ उठने वाले प्रतिरोधी मानदंडों के प्रति भी सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना आवश्यक हो जाता है, ताकि व्यवस्था में स्वच्छाचारी या अप्रगतिशील प्रवृत्तियां घर कर ना जाएं और इससे सही अर्थ में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जो कि प्रजातंत्र का प्रमुख लक्षण है का औचित्य एवं उपभोग दोनों सुनिश्चित हो सकेगा। इस प्रकार प्रजातंत्र की प्रकृति एवं दर्शन को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी देश अथवा समाज में जो प्रजातांत्रिक होने का दावा करता है प्रतिरोधी स्वर नहीं उठते हैं या असहमतियाँ पैदा नहीं होती है, तो समझना चाहिए कि दावे में कहीं ना कहीं खोट है, व्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कुछ ना कुछ कमी है। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। सचमुच प्रगति के लिए प्रतिरोध तो आवश्यक है, चाहे वो प्रजातांत्रिक मूल्यों की ही प्रगति ही क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब आगे यहाँ पर जो कहा गया यही तक रखिए इस चीज़ को।